तो दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 को सॉल्व कर रहे थे। तो वहाँ पे हमारे 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज 60 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है विजय या राजेंद्र। ठीक है, विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो विजय राजेंद्र जो की उपाधि धारण की थी वो चोल शासक था आपका राजाधिराज प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है राजाधिराज प्रथम उत्तराधिकारी बनता है और कल्याणी पर विजय के पश्चात उसने कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी और राजाधिराज प्रथम चेर पांड्य तथा लंका के संघ को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य में आयंगर थे। तो विजयनगर राज्य में बात करें तो आयंगर कौन थे? वो स्थानीय प्रशासक। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी विजयनगर राज्य में आयंगर एक स्थानीय प्रशासक थे। आयंगर जो कि वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी थे और ग्राम शासन के लिए 12 शासकीय शक्तियों की नियुक्ति किया जाता था। इस बाहर शासकीय अधिकारियों को ही आयंगर कहा जाता था और आयंगर अपने पदों को बेच या फिर गिरवी रख सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी? तो वो था आपका विजयालय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था और इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 887 ईस्वी ने की थी और विजयालय ने तंजौर या फिर तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और विजयालय शुरुआत में पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया जिसमें द्वितीय वर्ग था। ये क्वेश्चन भी पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है और साथ ही नेट में भी पूछा गया था। तो मेगस्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? टीजीटी में ये डायरेक्ट पूछा गया था। तो कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कृषक वर्गों में। ठीक है, जो द्वितीय वर्ग 7 वर्गों में द्वितीय सेकंड वर्ग था वो था आपका कृषक। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था जिसमें प्रथम वर्ग क्या था? दार्शनिक था, फिलोसफर। और द्वितीय वर्ग की बात करें तो किसान थे और इसके बाद क्रमवत बात करें, तीसरा वर्ग था अहीर, चौथा कारीगर, पांचवां शिल्पी, छठा सैनिक और सातवां निरीक्षक। और सभासद थे। इस जातियों में किसानों की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन हमारा, रूपक सिक्के प्रचलन में थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो रूपक जो सिक्के प्रचलन में थे वो थे आपके गुप्तों के शासनकाल में। ठीक है, सीटेट भी पूछा गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चांदी के सिक्के को रूपक सिक्का कहा जाता था और इन सिक्कों को गुप्त शासकों ने चलाया था और गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी सेकंड ने पश्चिमी भारत में शकों के विरुद्ध के पश्चात प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेतवन बिहार कहाँ स्थित था? तो जेतवन बिहार आपका श्रावस्ती में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित है और श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध सबसे अधिक वर्षा स्थान श्रावस्ती में ही बिताए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो रेखीय मापन के लिए जो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था वो हुआ था लोथल से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ था और हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल स्थल की खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी और यहाँ की मुख्य विशेषता बंदरगाह थी। अगला है हमारा, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय जो कांची है उसका राजा था आपका विष्णुगुप्त।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के समय कांची का जो राजा था वो विष्णुगुप्त था और समुद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त द्वारा संगठित किए गए 12 राजाओं के समूह को पराजित किया था और समुद्रगुप्त को अनेक विजेताओं के कारण ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त बीणा वादक था, यानी बीणा का बजाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाला कौन था? तो बराबर पर्वत क्षेत्र में जो है अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाला जो था वो था आपका आजीवक। आप देख सकते हैं अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। उसने आजीवक भिक्षुओं को रहने के लिए बराबर पर्वत के क्षेत्रों में जो है निवास स्थान बनाया था और इन गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी आजीवकों के रहने के लिए नागार्जुनी के पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। किससे? कुषाण काल से संबंधित है। यानी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, मथुरा से प्राप्त जो खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में दो शैलियों का विकास हुआ, प्रथम मथुरा कला शैली और द्वितीय गांधार शैली। और मथुरा कला शैली सबसे पुरानी शैली है और गांधार शैली का विकास सबसे अधिक कुषाण काल में हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? तो नाट्य शास्त्र का रचयिता था आपका भरत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं नाट्य शास्त्र का रचयिता भरत को माना जाता है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। इन्होंने रस के 9 प्रकार बताए हैं और आचार्य अभिनव गुप्त और मंबर ने भी रस के 9 प्रकारों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को किस भाषा में लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी में भी पूछा गया था और सीटेट में भी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की भाषा में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बाबर जो है साहित्य में बहुत रुचि लेता था। अपने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा लिखा था और बाबरनामा का 3 बार फारसी में अनुवाद हुआ था। प्रथम 2 अनुवाद हुमायूं के समय पायंदा खां और जोना खां ने किए। वह तीसरा अनुवाद जो है अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान खानखाना ने अकबर के समय किया था और बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक, भारतीयों के तत्कालीन जीवन स्तर, फसलें तथा फूलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, खानजादा बेगम बहन थी। तो खानजादा जो बेगम थी वो किसकी बहन थी? बाबर की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। बाबर जो है 11 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है और शासन सत्ता दिलाने में खानजादा बेगम जो है ने बाबर की मदद की थी, लेकिन बाबर शासन करने में असफल रहा और अपने चाचा द्वारा पराजित किया गया। फलस्वरूप बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और बाबर का भारत पर आक्रमण, प्रथम आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में बागौर एवं भेरा के किले पर हुआ था। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और किताबों में आपको बाबर का जो युद्ध है 1526 से यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से मिलता है। उसके बाद घाघरा, चंदेरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बाबर का जो प्रथम युद्ध भारत में जो आक्रमण किया था वो 1519 ईस्वी में बागौर एवं भेरा के किले पर किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? तो अकबर के आदेश से लिखे गए जो मौलिक ग्रंथ थे वो थे आपके तारीख अल्फी, अकबरनामा, आईन अकबरी। यानी अकबरनामा का तीसरा जो पार्ट था वो इसे ही आईन अकबरी कहा जाता है। इस यहाँ पे ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप देख सकते हैं अकबर के आदेश पर लिखे गए ग्रंथों में तारीख ए अल्फी या फिर अकबरनामा और आईन अकबरी थे। इनमें से आईन अकबरी का सबसे अधिक महत्व है। अकबर के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी यही पुस्तक देती है। इसके लेखक अबुल फजल थे और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा और फतेहपुर दोनों लंदन में बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो आगरा और फतेहपुर दोनों लंदन में बड़े हैं, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था आपका 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रॉल्फ फिच के द्वारा। अंग्रेज था, ठीक है, जो है
अकबर के शासनकाल में आया था रॉल्फ फिच, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच भारत की यात्रा पर आया था और रॉल्फ फिच ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन में बड़े हैं और हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सूफी मत चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो वो सूफी मत जो चिश्तिया शाखा का संस्थापक था वो था आपका शेख मोहिउद्दीन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चिश्तिया सागा का संस्थापक जो है शेख मुहिउद्दीन थे। ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी से संबंधित थे और चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक इसहाक सामी था। और भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्होंने अपनी खानका अजमेर में बनवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो वो क्या था? औरंगजेब के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे क्रूर शासक मुगल सल्तनत का। तो आप देख सकते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य को 1687 ईस्वी में जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। और दक्षिण की नीति औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण कौन सी नीति औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुई थी? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो वो की थी सिकंदर लोदी के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, लोदी वंश का जो महान शासक था वो सिकंदर लोदी ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना की थी। ये भी पूछा गया एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 1506 ईस्वी में आगरा जो है सिकंदर की राजधानी बनी और सिकंदर विद्या प्रेमी था। वह गुरलुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि सिकंदर किस नाम से जो कविताएं लिखता था। तो कविताएं लिखने का शौकीन था तो वो गुलरुखी के नाम से ही कविताएं लिखता था। बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का जो विस्तृत विवरण मिलता है वो मिलता है तारिक ए मुबारक शाही में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सिंचाई सुविधा के लिए तुगलक शासक जो है फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही में किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पूछ भी गई है, किसके द्वारा लिखित है? अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। और उसके द्वारा बनवाई गई नहरों में सबसे महत्वपूर्ण उलूग खानी और रजवाही नहरें थी और तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया तथा फतुहात ए फिरोजशाही आत्मकथा की रचना फिरोज तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवान एक कोही संबंधित था। तो दीवान एक कोही का संबंध आपका हो जाएगा कृषि विभाग से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं, पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल से संबंधित है। एमबीटी ने संकट की स्थिति में निपटने के लिए एक नए विभाग दीवान एक कोही का निर्माण किया जिसका संबंध कृषि विभाग से था। और इस विभाग के अंतर्गत किसानों को ऋण बांटे जाते थे जिससे किसान अपनी उपज का बढ़ा सके। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है। और जब इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी तो पब्लिक राजधानी स्थानांतरित इसके द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? उसके पीछे कारण था कि पब्लिक इसे पत्रों के माध्यम से गालियां लिखती थी और ये अपनी 5 असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, तहकीक ए हिंद के लेखक थे। तो तहकीक ए हिंद जो पुस्तक लिखी की थी वो लिखी थी अलबरूनी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप देख सकते हैं तहकीक ए हिंद यानी किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी था। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था और उसकी पुस्तक से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अलबरूनी इतिहासकार, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी था। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? तो एमबीटी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी थट्टा में।
ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुजरात में विद्रोह को आसानी से खत्म कर दिया गया, लेकिन तागी भागकर सिंध चला गया और सुल्तान तागी को खत्म करने के लिए सिंध की ओर चल पड़ा। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ गया और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। और उनके बारे में एक स्टेटमेंट भी है कि जनता को पब्लिक से और पब्लिक को राजे से मुक्ति मिली। ये कथन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही कहा गया है। ये एलटी यानी टीजीटी में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, मलिक काफूर की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर नामक एक दास को 1000 दिनार में खरीदा था, इसी कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। और अलाउद्दीन के दक्षिण विजय में मालिक काफूर का बहुत बड़ा एक योगदान था। 1307 ईस्वी में मालिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से आशय है। तो जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी की बात करें तो इसका नदी मार्ग की चुंगी से संबंधित हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी एक कर थे जिसका संबंध नदी मार्ग की चुंगी से था। किसी भी वस्तु का नाव के माध्यम से आवागमन किया जाता था तो उस पर कर एक निश्चित मात्रा में कर देना अनिवार्य होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। तो रोहतासगढ़ का दुर्ग का निर्माण जो हुआ था, आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शेषशाह के शासनकाल में। ठीक है, शेषशाह सूरी के शासनकाल में रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेषशाह सूरी ने कराया था और इस किले के निर्माण से उत्तर पश्चिमी सीमा पूरी तरह से क्या हो गई थी, सुरक्षित हो गई थी। और शेषशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का था और 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और शेषशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, इनका मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, और सासाराम पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, और शेषशाह सूरी का शासनकाल आपको पता है 1540 से 1545, यानी मात्र 5 साल ही चलता है और 1555 में उसकी डेथ हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो रेहला का लेखक कौन था? तो रेहला जो पुस्तक लिखी थी वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेहला का लेखक इब्न बतूता था और रेहला का अर्थ होता है घुमंतु, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसके काल में? एमबीटी के शासनकाल में। और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांत थे, 23 प्रांत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए मुस्तकराज का संबंध है आपका अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दीवान ए मुस्तकराज का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने इसकी स्थापना राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार एवं लूट को खत्म करने के लिए किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित अमीर एक कोही की स्थापना भी की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पातशाहनामा के लेखक कौन थे? तो पातशाहनामा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी मोहम्मद अमीन कजवीनी के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पातशाहनामा पुस्तक के लेखक मोहम्मद अमीन कजवीनी थे। मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के शासनकाल का सरकारी इतिहासकार था। कजवीनी ने अपनी पुस्तक में शाहजहां के शासन के 10 वर्षों तक का उल्लेख किया है और बाद में अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी पातशाहनामा से रचना की है, लेकिन अंतिम रूप से मोहम्मद वारिस ने किया है। तो आपको देखना है पातशाहनामा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो भी राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन उसे राइट करेंगे आप लोग। अब्दुल हमीद लाहौरी मिलेगा तो उसे राइट करेंगे और मोहम्मद अमीन कजवीनी मिलेगा तो उसे राइट करेंगे, यानी जो ऑप्शन में होगा उसे राइट करेंगे, दोनों नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नादिर उल असर की उपाधि किसने धारण की थी? तो नादिर उल असर की जो उपाधि धारण की थी वो की थी उस्ताद मंसूर के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहांगीर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पशु पक्षियों की जो चित्रकारिता में प्रवीण था।
जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर जो है पशु पक्षी के चित्रों को बनाने में विशेषज्ञ माना जाता था। और अबुल हसन की उपाधि जो है नादिर उल जमा ने अबुल हसन की उपाधि नादिर उल जमा थी। और यह व्यक्ति का चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। यानी जहांगीर के दरबार में दो चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर और दूसरा था आपका अबुल हसन। अबुल हसन की जो उपाधि थी नादिर उल जमा की थी और इसकी जो उपाधि थी नादिर उल असर की थी। जहांगीर के काल में चित्रकला को बढ़ावा मिला और इसी के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर कहता था चित्रकला में इतना निपुण था कि आप किसी भी जो चित्रकार है उसका चित्र लेके आइए, मैं बता दूंगा उस चित्र में हाथ किसने बनाए हैं, पैर किसने बनाए हैं, सिर किसने बनाया है, तो मैं इतना तक पहचान लूंगा। ये जहांगीर का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह था, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो सुल्तान था आपका लोधी वंश का बहलोल लोधी, जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठकर शासन किया था। उसने किसने? बहलोल लोधी ने। आप देख सकते हैं बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। वह 1451 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा और अपने सरदारों के साथ एक दरी पर बैठकर शासन किया था। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक एक सिक्का भी चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था, उसे अक्ता भूमि कहते थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यानी इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के रूप में इक्ता प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी और दिल्ली सल्तनत काल में ही 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राज्यारोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में इक्ता प्रथा स्थापित की थी, जबकि जागीरदारी प्रथा मुगल काल में विद्यमान थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी, तो क्या पहननी पड़ती थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो वो था आपका लाल पोशाक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक धारण करना पड़ता था। इल्तुतमिश ने न्याय के लिए सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीर ए दाद की नियुक्ति भी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? तो बाबर की माता का नाम था आपका कुतलुग निगार खां। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतलुग निगार खां था। और बाबर जो है पितृपक्ष की तरह से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? तो तैमूर जी ने जब आक्रमण किया था तब दिल्ली का सुल्तान था आपका नासुद्दीन महमूद तुगलक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मध्य एशिया का महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। डेट पूछी गई है बहुत बार, नोट डाउन कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उस समय तुगलक वंश के नासिरुद्दीन महमूद का शासन था और तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ था और तैमूर ने समस्त दिल्ली को खूब लूटा था। अगला क्वेश्चन हमारा पैबाकी था, तो पैबाकी का संबंध हो जाएगा आपका भूमि से। मोस्ट इंपोर्टेंट बेस का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पैबाकी भूमि को मनसबदारों के वेतन के रूप में देने के लिए आरक्षित रखी जाती थी और मुगल काल में पैबाकी की व्यवस्था थी और मनसब सामान्यतः अकबर के शासनकाल की व्यवस्था मानी जाती थी। मनसबदार को नगद वेतन न देकर जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी जिससे मनसबदार कर वसूलता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ख्वांद मीर को हुमायूं ने संरक्षण दिया था और ख्वांद मीर ने कानून ए हुमायूनी की रचना की थी जिसे हुमायूंनामा भी कहा जाता है। इसमें हुमायूं के शासन का वर्णन किया गया है। हुमायूं ने उसे अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी। और वैसे बात करें हुमायूंनामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी राजधानी में दान ए लंगर स्थापित कराया था? तो दान ए लंगर स्थापित कराने वाला शासक था आपका फिरोज तुगलक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिरोज तुगलक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था। फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों विभाग पूछे गए हैं। और फिरोज तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था? वो था आपका गियासुद्दीन तुगलक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था जिसने गाजी मलिक नामक उपाधि से 1320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम कृषि के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा? गियासुद्दीन तुगलक। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वह है आपका फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1574 दिया गया है। 1575 राइट होना चाहिए था। बाकी तीनों राइट हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको पता है 1556 में होता है। तीर्थ कर को बंद किया गया था अकबर के द्वारा 1563 में। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है 1576 में 1576 में होता है। यानी आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना अकबर के शासनकाल में 1575 में हुई थी। इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेश को ही आमंत्रित किया जाता था, किंतु अकबर इनके आचरण से दुखी होकर 1578 यानी 3 साल के बाद सभी धर्मों के लिए उसे खोल देता है और इसको अकबर ने धर्म संसद बना दिया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं हसन निजामी खजाइन उल फुतू, ये राइट नहीं है। बाकी तीनों राइट हैं। इसामी फुतू उल सलातीन, अमीर खुसरो मिक्ता उल फुतू और फिरोज शाह तुगलक फुतूहात ए फिरोज शाही। यानी हसन निजामी इल्तुतमिश के शासनकाल का महान विद्वान था। इसकी रचना ताजुल मासिर थी। खजाइन उल फुतू जो है तारिक ए अलाई अलाउद्दीन के समय की रचना है और इसका लेखक अमीर खुसरो था, ना कि हसन निजामी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध हो जाएगा आपका बी इसका राइट आंसर है। कौन से किससे? सुहरावर्दी सिलसिले से। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आगे भी संभावना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। आप इसका एक्सपांशन देख सकते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे और बहाउद्दीन जकारिया इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। तो 20 क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2017 का जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो है पूरा कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इनको भी रीड कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एक मात्र महिला मंत्री थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, मुगल काल की एकमात्र जो महिला मंत्री थी वो थी आपकी माहम अनगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर की धाई माँ माहम अनगा थी जो मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी। और माहम अनगा ने 1560 से 62 ईस्वी तक का पर्दा शासन यानी पेटीकोट शासन को चलाया था। ठीक है, पर्दा शासन यानी पेटीकोट शासन के सरकार को चलाया था। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। यानी 60 से 62 2 साल के बीच जो है माहम अनगा का राज्य में जो है बहुत हस्तक्षेप था शासन प्रशासन में, इसीलिए इसे पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो है आपका लोधी वंश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश ने शासन किया था। और सबसे अधिक वर्ष तक बात करें तो शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश और सबसे कम वर्षों तक जो शासन किया था वो था आपका खिलजी वंश। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक किसने किया था, सबसे कम किसने किया था। टीजीटी पीजीटी में दोनों पूछा गया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। तुगलक सबसे ज़्यादा है और लोधी सबसे कम है, सॉरी खिलजी सबसे कम है। ठीक है, खिलजी वंश ने लगभग 30 वर्ष शासन किया था, 30 वर्ष। और तुगलक वंश का जो शासन था वो लगभग 96 यानी 96 वर्ष के समथिंग था।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के द्वारा की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इस विभाग का जो कार्य था मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और भूमि पर खेती न हो रही हो तो उसे खेती योग्य बनाना था और इस विभाग के ऊपर बिजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। अगला है हमारा, अमल ए सालेह का लेखक कौन था? तो अमल ए सालेह का जो लेखक था वो था आपका मोहम्मद सालेह। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अमल ए सालेह का लेखक मोहम्मद सालेह था। मोहम्मद सालेह शाहजहां के दरबार में रहता था। मोहम्मद सालेह ने शाहजहां के शासन प्रबंध और निर्माण विभाग का वर्णन किया है। अगला है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी की जागीर व रायन की उपाधि प्रदान की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और 105 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को नवसारी की जागीर और रायन की उपाधि प्रदान की थी। इसको देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को। और अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को 1 लाख सोने के टंके दिए। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जो है जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र पर ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, नानकार था। तो नानकार भाई कौन थे? वो थे आपके कर मुक्त भूमि। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नानकार एक प्रकार से कर मुक्त भूमि को कहा जाता, ठीक है, जिसपे जो बिना टैक्स की होती थी। यानी सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले जो भूखंड दिए जाते थे ऐसी भूमि को अमरम कहा जाता था और इसके प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे और इस भूधारण व्यवस्था को नानकार कहा जाता था। और प्रारंभ में नानकार व्यवस्था केवल सेवा के शर्तों पर आधारित थी, बाद में वंशानुगत हो जाती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें भारत का भी उल्लेख मिलता है पहली बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारवेल कलिंग के चेदी राजवंश का शक्तिशाली शासक था। खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया था। यानी कलिंग में चेदी वंश की स्थापना खारवेल के पितामह ने की थी। अतः खारवेल का वंश जो है महामेघवाहन वंश के नाम से जाना जाता है और हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने की थी। अगला है हमारा, अपने वाहन बसप के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। तो किसके? वो बिम कटफिसस के सिक्कों पर मिलता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिम कटफिसस कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था। वह प्रथम कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण सिक्कों को चलवाया था। किसने? बिम कटफिसस ने। और उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन शासक था जिसके सिक्कों पर शिव और नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं? कौन हो जाएगा? बिम कटफिसस, कुषाण वंश का शासक। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु की पूजा। डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति में विष्णु की पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा संस्कृति के किसी भी स्थान से विष्णु का कोई भी प्रतिमा नहीं मिली है या फिर विष्णु से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और आद्य रूप शिव की बात करें और मातृदेवी की बात करें, पीपल और अन्य वनस्पतियों की पूजा होती थी, उसके साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आप देख सकते हैं हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी को, ठीक है, पक्की मिट्टी का जो पैमाना था वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है और कालीबंगा से प्राग हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा गया है, जिसमें एक साथ 2 फसलों को बोए जाने के प्रमाण मिला है। अगला है हमारा, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे आपके एनी बेसेंट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक एनी बेसेंट थी। इनकी स्थापना 1904 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, ठीक है, और वो अध्यक्षता कब की थी? 1916 में। और एनी बेसेंट ने तिलक की मदद से भारत में होम रूल की शुरुआत की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाए जाने में इसका बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया था वो किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था और उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया था वो क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में लोगों से मनाने का आह्वान किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा गया है, लिखा था और यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वो थे जेबी कृपलानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी 23 नवंबर 1946 ईस्वी को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 को ईस्वी तक अध्यक्ष बने रहे और जेबी कृपलानी एक शिक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हो गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय ने लिखी थी। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सुभाष चंद्र की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछी गई है। और बाल गंगाधर की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, ठीक है। तीनों बुक इंपोर्टेंट है, पूछी गई है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में प्रथम तो मुद्रणालय लाने वाले थे? मुद्रणालय का मतलब है प्रेस नोट, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है ये थे पुर्तगाली। आप देख सकते हैं भारत में प्रथम बार मुद्रणालय लाने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था। उसके बाद भारत आने वाले डच थे और उसके बाद ब्रिटिश व्यापार के लिए भारत आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो खुदाई खिदमतगारों का नेता वो था अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खुदाई खिदमतगारों का नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये लोग अपने साथ एक लाल रंग का कपड़ा अपने पास रखते थे। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे? अब्दुल गफ्फार खां। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? मोस्ट इंपोर्टेंट, सर माइकल ओडायर, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हैं, तो इनको मारा था सरदार उधम सिंह ने। लंदन जाकर इनको गोली मारी थी वहां। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर माइकल ओडायर पंजाब राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की को जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के काल में घटना थी और माइकल ओडायर जो कि अमृतसर शहर का जनरल का, इसने निहत्थे सभा पर गोली चलवा दी थी और उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर सर माइकल ओडायर को गोली मार दी थी और वहीं इनको जो है फिर फांसी दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई थी? तो कूका आंदोलन के संदर्भ में काले पानी की सजा जो हुई थी वो हुई थी बाबा गुरु राम सिंह को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कूका आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे वो बाबा गुरु राम सिंह थे। इनको अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई थी। राम सिंह को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाता है और इनको 1872 ईस्वी में काले पानी की सजा हुई और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जो है एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं, ये कहा था आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा। आपको पता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है भगवत गीता का भी अनुवाद करवाया था। सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि संस्कृत जो है लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। तो समाचार पत्र जो इंडियन मिरर लिखी गई थी वो लिखी गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन मिरर। आप देख सकते हैं समाचार पत्र इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होना शुरू हुआ और इसके संस्थापक जो है मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और इसके संपादकीय विभाग से केशव चंद्र सेन एवं नरेंद्र नाथ सेन संबंधित थे। तो चलिए फ्रेंड्स, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ और जो है 2015 का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।